हाँ, एगरवुड सेम होता है। लास्ट पॉइंट बताएंगे क्या लिखा था आपने? लास्ट पॉइंट, IV sin phi is parallel to the EV IV cos phi is ये वाला। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, जी। वो आप नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या मेरी स्क्रीन रोक रही है? हाँ, अभी लोडिंग पे है। आवाज भी नहीं आ रही मेरी? ब्रेक कर रही है आवाज? आ रही है। क्यों हो रहा है ये? मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख भी नहीं पा रहा। दादा सर कब से कब तक लेते हैं आपकी क्लास? रजा सर, 4, 4 नहीं, 3:15 से 4:10। 4 नहीं, सॉरी, 4:30 तक। इंडिया का टाइम? नहीं, सऊदी टाइम। कितने बजे दोबारा बताइएगा। 3:10 से 4:30, 5:40 से। यानी 7:30 तक। जी। रोज लेते हैं? सर कभी कभार वो सुबह लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1 बजे, और कभी रात में ले लेते हैं आपके क्लास के बाद 10:30 को। दरअसल मैं आपकी क्लास टाइमिंग जो है ना, तो ज्यादा फिक्स कर दूं, इंडियन टाइम। सिक्स। अरे यार ये मिट ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें आज। रिफ्रेश भी कर लिया फिर भी। 6:30 से 8:30। और मैं थोड़ा पैटर्न चेंज करने की सोच रहा था। जैसे हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कवर की है। अब मैं सोच रहा था थोड़ा सा आपको फाउंडेशन पढ़ाऊं। जैसे आपने बताया है ना कि आपका एकेडमिक के साथ साथ कुछ आपके एमसीक्यूज जेई लेवल के रहेंगे। बताया था आपने ये बात मुझे। जी। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम शिफ्ट करने का, देखो रीजन क्या है, दो रीजन है। एक तो ये कि मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, 1.5 आवर में दे नहीं पा रहा प्रॉपर। और आपका सिलेबस इसके अकॉर्डिंग काफी बैक कर रहा है। तो मैं यही सोच रहा था कि जैसे दोनों बच्चे हमारे पैरेलल कोर्स पर आ गए हैं अभी, तो मैं आपका एक चैप्टर स्किप करूंगा, डिटर्मिनेंट।
अभी के लिए। चैप्टर नंबर 4 है ये आपका। और हम चलेंगे आपके कैलकुलस वाले पोर्शन पर। बहुत लंबा है वो। इंटीग्रल। जी। उसमें 3 चैप्टर हैं आपके। 1, 2, 3। और इस वाले तीनों चैप्टर से आपका काफी ज्यादा एमसीक्यू टाइप भी रहते हैं और काफी बड़ा पोर्शन रहता है। वैसे तो पूरे कैलकुलस जी। में 5 चैप्टर आते हैं आप। 5 नहीं, 6 चैप्टर, हाँ 5 चैप्टर आते हैं। 2 आपके क्लास बुक नंबर 1 के, जो कि आपके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। एक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बाकी आपके 3 चैप्टर बचे। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सोच रहा था कि 3 चैप्टर्स में आपको थोड़ा डिटेल में, विद एमसीक्यूज, विद कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूं। और फिजिक्स में आपका सबसे ज्यादा टॉपिक रहता है रे ऑप्टिक्स से। तो मैं ये दोनों चीजें स्टार्ट करने की सोच रहा था फ्रॉम 1 सितंबर से। इससे क्या होगा, इसमें बीच में एक 10 मिनट का गैप रहेगा पहली क्लास के बाद में, क्योंकि उस टाइम पे मगरिब होती है। ठीक है। जी। और हमारा प्रॉपर हमें 3 क्लासेस मिलेंगी 40-40 मिनट्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 6:30 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि टाइम पीछे आ रहा है नमाज का अभी। 7:05 पे नमाज हो रही है, अजान हो रही है। ये पीछे आते आते 6:30 को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग टाइम को पीछे लेता रहूंगा। अब रजा सर कितने बजे लेते हैं आपकी क्लास, एक बार बताइएगा आप। एक कोई फिक्स टाइम तो होगा थोड़ा बहुत। अभी तो स्कूल नहीं चल रहा, तो फिर वो 10 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1 बजे लेते हैं। तो मैं रजा से बात करूंगा कि इस टाइम को छोड़कर वो आप कभी भी पढ़ा दे, या तो मेरे इस टाइम पे शिफ्ट कर ले जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं अभी, 8:30 के बाद से 9 से पढ़ा दे, 9 से 10। हाँ। सही रहेगा। जी। 9 से 10, या और आगे ले ले या थोड़े पीछे पढ़ा दे, वो मैं उनसे बात कर आगे लूंगा। ठीक है। नहीं हो पाएगा, फिर मेरे पे टाइम नहीं रहेगा। अच्छा, बात के बाद। सर कि स्कूल होगा ना, तो फिर अब मैं 3 बजे ही घर आऊँगा, फिर 1 घंटा आराम मिलेगा, आवाज फिर बहुत आपके स्लो आ टाइम। रही है यहाँ। फिर स्कूल रहेगा तो फिर मैं फॉर 6:30 4 होता है यहाँ पे। तो फिर मैं 3 बजे ही घर आता हूँ, फिर 1 घंटे में मैं फ्रेश होऊंगा और फिर खाना खाऊंगा, फिर आपका ट्यूशन करूँगा। फिर उसके बाद अगर रज़ा सर का जल्दी हो जाएगा, तो फिर मैं रात में फ्री रहूँगा, तो फिर मैं अपना काम भी कर पाऊँगा, मतलब मैं स्टडी भी कर पाऊँगा मैं अच्छे रजा से। सर से बोलूं कि रजा सर 9 से 10 फिक्स कर लें अपना। जी। चलिए मैं बात करता हूँ, 9 से 10 की बोलूंगा। या कोशिश करूंगा कि थोड़ा आधे घंटे का तो चल जाएगा। देखिए अगर 9:30 से 10:30 बोलते हैं वो, तो मैनेज कर लेना। नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। मैं वैसे भी स्कूल कंसिस्टेंटली नहीं जाता हूँ। अच्छा, तो आपने हेडिंग डाली नोट कर, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। जी। अब कुछ नोट पॉइंट्स हम लिखाएंगे, आप मत लिखिएगा नोट पॉइंट्स, आप सिर्फ पॉइंट लिखिएगा जो मैं बोलूँ। पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखिएगा अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट एडमिटेड। इस संडे में आपको रिपोर्ट भेजनी है। सर मैं वेनेसडे से बनाया। ये कोई बात मैं थोड़ी ना हुई यार। जितने भी हो जाए सर मैं भेज दो। सर
सैटरडे और ट्यूसडे बाहर था। जितने भी हो जाएं भेज दीजिएगा। 10 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 10। 10। हाँ। वो भेज दीजिएगा। 10 से ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ तो भेज दीजिएगा। A series resonance circuit admitted maximum current through it at resonance. So it is known as it is known as acceptor circuit। लिख लिया। जी। मतलब ये हो गया कि अगर इसमें से मैक्सिमम करंट जा रहा है, कि ये एडमिट कर रहा है मैक्सिमम करंट को पास कराने को एट रेजोनेटिंग कंडीशन या रेजोनेंस, तो उसको क्या बोला जाएगा? वो सर्किट जो आपका बनेगा उसे बोलेंगे एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है ना? जी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ a series resonance circuit। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्योंकि मैं ना 8:30 बजे तक क्लास ले रहा था, 8:30 बजे में गया खाना खाने। अब खाना खाने में क्या होता है, लाइन लगी होती है, तो खाना मिलने में लगता है टाइम। जी। 15-20 मिनट में खाना मिलता है, उसके बाद खाओ। तो आप देख लो 8:30 का टाइम देकर मैंने 9:15 बजे ज्वाइन किया है। तो काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, एक आध दिन का चल जाता है, लेकिन ये चीज अगर बार बार होगी तो ये काफी ज्यादा लैग करता है। अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज इन द रेशियो, सॉरी, इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका रेजोनेंस सर्किट का ये यूज होता है रेडियो के अंदर, और जो पुराने टेलीविजन होते हैं उनके अंदर। आप कभी टेलीविजन खुले हुए देखा है आप? शायद। उसमें क्या होता है देखिए, ऐसे करके रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीनों के तीनों लगे होते हैं। अब ऐसे तो नहीं दिखेंगे ये अरेंज, लेकिन मैं आपको ये तीनों दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है। जी सर। रेजिस्टेंस तो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था, स्क्रीन तो दिख रही होगी। हाँ, दिख रही है। देखो रेजिस्टेंस, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस खुले हुए देखा होगा तो वो दिखने में काम दिया। मेरी वॉइस देखो ऐसा होता है, ये दिख रहा है आप? जी, दिख रहा है। ये, और ये मैंने चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया भी था, कलर कोडिंग। तो ये रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस रखेगा या कितनी रेजिस्टिविटी रखेगा, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक होता है कैपेसिटेंस।
कैपेसिटर ऐसे होते हैं देखने में, ये देखें कभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर। हाँ। आपके यहाँ फैन होगा, फैन के अंदर लगा होगा ये। बहुत सारे लोग उसको कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। कंडेंसर नहीं होता, कंडेंसर एक अलग चीज होती है। कंडेंसर एक डिवाइस होता है जो आपके लिक्विड, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। अब आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस देखने में कैसा होता है? जनरली इंडक्टेंस, ये आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ जो। कोई क्लियर डायग्राम दिखे तो दिखाऊं। ये दिख रहा है आपको? जी सर। बेसिकली एक रॉड के ऊपर तार लपेटा होता है ऐसे करके, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। ये और क्लियर इमेज होती है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये रही, ये देखो। ऐसा होता है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, या कई बार ये ऐसे ही होता है डिवाइस के अंदर। ऐसे करके आप रैप कर दोगे, ये जैसे एक ब्लैक पेन है, इसके ऊपर आप तार को लपेट दो और इसमें से करंट पास करना शुरू कर दो, तो ये सोलिनॉइड बनेगा। लेकिन ये इंडक्टेंस भी कहलाता है। ठीक है? जी। क्लियर है दोनों बातें? हाँ जी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो रेजोनेटिंग कंडीशन का यूज होता है एलसीआर सर्किट की, ये कहाँ पर हम यूज करते हैं? वी आर यूज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनटू टीवी एंड रेडियो। लिख लिया? हाँ। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस इज नोन एज, ये ऐसे ही सवाल आ सकता है आपको 1 मार्क्स में, फिर रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सक्सेप्टेंस। ठीक है? जी। ये मुझे बताओ रिएक्टेंस क्या होता है? वो सब तो छोड़ो। रिएक्टेंस। पहली बार तो नहीं सुन रहे ना नाम? पहली बार ही सुन रहा हूँ। अरे यार, पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे। मैंने आपको रेजिस्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया था। अच्छा हाँ, पर इसका मीनिंग नहीं पता। क्या होते हैं तो ये? भूल पहले जाया करो, पढ़ रहे हो तुम? नहीं, पैरेलल नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो, एक्स आर जो कि आर के बराबर होता है, एक्स एल जो कि ओमेगा एल के बराबर होता है, एक्स सी जो कि 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है। याद आया। इसमें हो सकता है मैंने ये उल्टे लिखा दिए हों दोनों, लेकिन ये जो वैल्यूज है एक्स की टर्म में जब हम इसको लिखते हैं, तो ये रिएक्टेंस ही तो कहलाता है। इसको अगर आप पलट दोगे, यानी 1 अपॉन एक्स आर
या एक्स, इसी को बोलते हैं सक्सेप्टेंस। अच्छा। क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट। हाँ। अब एक पॉइंट और लिखिएगा अभी आप। एक मिनट रुक जाइए, लिखिएगा द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। अब ये भी मैं बताऊं इम्पीडेंस क्या होता है, क्या पता है ये वाली बात? इम्पीडेंस। ये नाम सुना है पहली बार? नहीं सुना है, आपने कराया है। पूरा डेरिवेशन कराया है। जी। द रेसिप्रोकल, अच्छा सिंबल क्या होता है इसका? इम्पीडेंस आई। जेड होता है। आई। इतना सिंपल चीज तो नहीं पूछूंगा। इम्पीडेंस आई से आएगा कोई पूछूंगा, वाह वाह। देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं एडमिटेंस, इज नोन एज एडमिटेंस। नोट कर लीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है ये चीजों। जी। ठीक है, चलिए अब आपके दो हैवी टॉपिक पे चलते हैं। हैवी का मतलब ये बेसिकली वाकई में हैवी टॉपिक्स, क्योंकि इसमें थ्योरी भर भर कर है। तो आप आज मतलब ये थियरी बेस्ड है पूरा? पूरा थ्योरी बेस्ड है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं वो भी थ्योरी बेस्ड ही होता है। आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल थ्योरी बेस्ड कैसे होते हैं? थ्योरी से हम फॉर्मूला बनाते हैं, उसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है, ऐसे होता है। जैसे बैंकिंग ऑफ रूट था। जी जी जी, वो केस स्टडी था, देखा जाए नहीं एक तरीके। मतलब उस पे क्वेश्चंस वैसे ही आते थे। आपने ट्रांसफार्मर देखा है कभी? एक सेकेंड। सर्च मत करो, मेरी तरफ देखो, मैं करूंगा सर्च। देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके प्लेट लगी है एक। वो सब मैं दिखाऊंगा इसकी डायग्राम, क्योंकि यहाँ विजुअलाइजेशन का ही सारा खेल है। इसके बगल में एक और प्लेट है। ठीक है, अब मैं दिखा नहीं पाऊंगा, वो प्लेट पीछे मान लो। इसके बगल में एक और प्लेट है। इसके बगल में एक और प्लेट। इंडिया में ट्रांसफार्मर तो देखा होगा। हाँ। तो ऐसे करके ना प्लेट्स लगी हुई हैं और इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। ऐसे करके ये प्लेट्स, एक प्लेट उसके पीछे एक और प्लेट, फिर एक और प्लेट, फिर एक और प्लेट, फिर एक और प्लेट। मैं दिख रहा हूँ? जी 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 दिख रहे हो। तो ऐसे करके प्लेट्स लगी होती हैं, इन प्लेट्स के बीच में थोड़ा गैप होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कॉइलिंग कर दूँ, एक तरफ एक सोर्स दूंगा करंट का, और मैंने यहाँ से इसकी ले जाकर यहाँ पर वाइंडिंग कर दी, या वाइंडिंग कह लो, कॉइलिंग कह लो। ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। दूसरी साइड भी मैंने यही सेम चीज की, इधर की साइड। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको लाया। अब ये दिखेगा नहीं, लेकिन ये चारों कॉइल के ऊपर इस तरीके से रैप्ड है। ठीक है, जी। यहाँ पर लाने के बाद में इसको मैंने ऐसे करके रिलीव कर दिया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो, जो कि है RL। तो यहाँ पर आपको दो कॉइल दिख रही होंगी, एक तो आपकी ये कॉइल है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल।
अभी आपको कुछ नहीं बनाना, अभी आपको सिर्फ देखना है, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? अम, बदलना। बदलना। तो ये कुछ ना कुछ तो बदलेगा, क्योंकि इसका नाम ही ट्रांसफॉर्मर जी। है ना। तो हम यही पता करेंगे कि ये बदलता क्या है। आप हेडिंग डालो एक बड़ी सी खूबसूरत सी, ट्रांसफॉर्मर। और ये मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है। जी। इसके बारे में पहले आप लिखिएगा इसकी डेफिनेशन। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सीधे बैठ के लिखो यार, ऐसा लग रहा है मुझे देख के भी नींद आ रही है तुम्हें। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used which is used to the change in used for the changing which is used for the changing of AC voltage, फॉर द चेंज। which is used for the change या changing of AC voltage। लिख लिया? जी सर। अब ये डिवाइस मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन इसके पीछे जो आपने कॉइल रखी है ना, ये वाली ऊपर वाली कॉइल, ये जो फिन लगाए, इसको बोलते हैं, ये है लेमिनेटेड कोर। ये लेमिनेशन हो रही होती है इसके ऊपर। तो ये एक लेमिनेटेड कोर है। डायग्राम आप सिर्फ समझ लो ये बनाते कैसे, मैंने आपको एक हिंट दी है। मैं आपको डायग्राम इंटरनेट से ही बनवाऊंगा इसका अभी। लिख लिया ये डेफिनेशन? अरे लिखी नहीं? जी जी। ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपके कुछ? हाँ। ठीक है, तो आप लिखिएगा इसके बारे में। और इट इज द डिवाइस दैट स्टेप अप और स्टेप डाउन स्टेप अप और स्टेप डाउन दी वोल्टेज। स्टेप अप से क्या समझ में आता है आपके? वोल्टेज बढ़ाता है या मतलब कम करता है। ऊपर करना। अगर वोल्टेज कम है तो वोल्टेज को ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ये एक डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। और एक होता है स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। अभी ट्रांसफार्मर काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। पता है, इससे पहले मेरे इलाके में जो ट्रांसफार्मर थे, अक्सर उसके साथ क्या होता था? ट्रांसफार्मर उड़ गया, ऐसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर को, फ्यूज हो जाने को या खराब हो जाने को। लेकिन ट्रांसफार्मर जो खराब होता है, तो वो सिर्फ ट्रांसफार्मर खराब नहीं होता, वो पूरे इलाके की बत्ती खराब कर देता है, पूरे इलाके के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को खराब कर देता है। कैसे? क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को क्या करना? अगर कम आ रहा है तो ज्यादा भेजना, और ज्यादा आ रहा है तो कम भेजना। बात सुन रहे हैं मेरी? जी। ज्यादा आ रहा है तो कम करके भेजना, और कम आ रहा है तो ज्यादा करके भेजना। बेसिकली ट्रांसफार्मर का सिर्फ यही काम। क्या करता है वो? वोल्टेज को चेंज करता है। तो आपने यहाँ लिखा कि द डिवाइस विच कैन चेंज
या विच आर यूज्ड फॉर चेंजिंग इन द एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज को चेंज कैसे करोगे, या तो बढ़ाओगे या कम करोगे। घर में कभी जी। होती है लाइट कम बढ़ती? नहीं। इंडिया में होती रहती है कभी कभी। अब तो नहीं होती, अब तो काफी ज्यादा एडवांस हो गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले ऐसा होता था कि वोल्टेज चले गए, फिर ट्रांसफार्मर चेंज होता था। एक फेज भी होती है, एक चीज फेज चीज होती है, फेज उड़ जाता है, वो एक अलग चीज होती है। फ्यूज अलग चीज होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर अगर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उसका एम है अगर वोल्टेज कम आ रहा है ज्यादा करके भेजना, ज्यादा आ रहा है कम करके भेजना, उससे इलेक्ट्रिकल डिवाइस उड़ जाते हैं। अगर ज्यादा आ गया तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कैपेसिटी है एक लिमिटेड, उसके अंदर की जो कॉइलिंग है उसका वो बर्न नहीं कर पाएगी, ज्यादा करंट पास करेगा, वो क्या करेगा, उसकी वजह से वो खराब हो जाएगा, पूरा उसकी लेमिनेशन पूरी फूक जाती है। बेसिकली यहाँ पर जो होता है ना, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक कब तक नहीं पिघलेगी, वो ज्यादा हीट करेगा, ओवर हीट करने से क्या होगा, प्लास्टिक पिघल जाएगी, तो इनमें आपस जी। में करंट पास करना शुरू कर देगा। इसी करंट पास करने को हम बोलते हैं कि फूक गया है या खराब हो गया है। ऐसा होता है नॉर्मली। अब देखो इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर आपने देखे होंगे ना, उसमें भी छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं ऐसे करके। एक कॉइल होती है, उसके पीछे एक और कॉइल होती है, एक और कॉइल होती है ऐसे करके। ये मैं सामने से दिखा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर को, देखने में कैसा होता है। ऐसे करके कॉइल्स लगी होती हैं, लैमिनेटेड कोर्स लगी होती हैं, और उसके ऊपर लगे होते हैं ऐसे करके कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल मान लो। प्राइमरी कॉइल को हम सोर्स देंगे, सेकेंडरी कॉइल से हम सोर्स लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक ये आर एल। डायग्राम समझ में आ रहे हैं आपके सारे? जी जी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नंबर वन, स्टेप अप। नंबर टू, स्टेप डाउन। स्टेप अप के ब्रैकेट में लिखिएगा, विच इंक्रीज द वोल्टेज। विच इंक्रीज द वोल्टेज। स्टेप डाउन में लिखिएगा, विच डिक्रीज द वोल्टेज। अब वोल्टेज बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, बताएंगे? स्टेप अप। स्टेप अप तो हो रहा है, करंट के साथ क्या होगा? करंट। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ना चाहिए। जी। इसमें उल्टा होता है। एक पॉइंट और लिखिएगा अगला, रिवर्स। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द आउटपुट करंट विल डिक्रीज। द आउटपुट करंट विल डिक्रीज एंड इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द आउटपुट करंट विल इंक्रीज। एक नोट पॉइंट लिखिएगा,
बेसिकली द ट्रांसफॉर्मर इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बेसिकली द ट्रांसफॉर्मर was out, क्या लिखा है, was a The transformer is a voltage control device। एक पॉइंट और लिखिएगा, द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर